Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आपको पता होगा कि मिलियन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण बंद हो गया, क्योंकि हमने रैन एंड मार्टिन की बुक को ज्यों का त्यों पढ़ाया था, जिससे एस चांद्र एंड कंपनी ने कॉपीराइट लगाया। खैर कोई बात नहीं, वो सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो इसलिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और 1 महीने के अंदर सारे वीडियोज हैं मैं अपलोड कर दूंगा, चाहे एक दिन में 3 वीडियो डालने पड़े या उससे भी ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है लिटरेरी स्कूल के बारे में। तो इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ पोइट्री, इसमें कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड, द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टरेनियन मूवमेंट इन रिलीजियन, द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, द सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो इनसे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री 17th सेंचुरी का स्कूल है। आप जानते हैं 17th सेंचुरी ये आपके जो प्यूरिटन मूवमेंट था या जो सिविल वार था उस दौरान की बात है। 3 प्रकार के पोइट पाए जाते थे, कैवलियर पोइट, दूसरे मेटाफिजिकल पोइट, तीसरे प्यूरिटन पोइट। यानी कि एज ऑफ मिल्टन में 3 प्रकार के पोइट्स पाए जाते थे। उनमें से एक है कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री। ड्यूरिंग the civil war between the king and parliament 1642 to 1651, there had been a loyal follower of King Charles I named Cavalier। सिविल वॉर के दौरान, जो कि 1642 से लेकर 1651 तक चलता है, 1651 में स्कॉटलैंड में चार्ल्स सेकंड की हार हो जाती है और वो फ्रांस से चला जाता है, तो यहाँ पर सिविल वॉर समाप्त होता है। तो इस सिविल वॉर के दौरान चार्ल्स फर्स्ट का एक फॉलोअर था कैवलियर, तो इसी फॉलोअर के नाम से ही कैवलियर पोइट्स लिया गया है। और कैवलियर जो पोइट्स थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। तो दिस स्कूल ऑफ पोइट्री इज नोन आफ्टर हिम, इसी के नाम से इस स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम पड़ा है। दिस ग्रुप ऑफ पोइट्स यानी कि कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री सपोर्टेड द किंग एंड अपोज द राउंड हेड। यानी कि राजाओं चार्ल्स फर्स्ट को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो राउंड हेड थे उनको अपोज करते थे। राउंड हेड कौन थे? राउंड हेड सपोर्टर थे पार्लियामेंट के, क्योंकि जो सिविल वार चला था वो पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स फर्स्ट के बीच में ही तो सिविल वॉर था। तो कैवलियर वर द सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड राउंड हेड वर द सपोर्टर ऑफ प्यूरिटन पार्लियामेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये राइटर्स हैं, सर जॉन सकलिन, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियू और रॉबर्ट हैरिक। सर जॉन सकलिन, रिचर्ड लवलेस और थॉमस कैरियू वर द कोर्टियर्स। ये तो दरबारी कवि ही थे, दरबारी ही थे। इंस्टेड ऑफ टैकलिंग इश्यूज देयर रिलीजियन, फिलॉसफी एंड आर्ट, कैवलियर पोइट्री एम्स टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल ग्रेटिफिकेशन देन द ट्रेडिशनल वर्क्स ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स। तो देखिए, इनके जो प्रीडिसेसर्स ने काम किया था, इनसे पहले तो ड्रामा का एज था, चाहे जैकोबियन एज में रहे हों जेम्स फर्स्ट के समय में, उससे पहले एलिजाबेथन पीरियड में, इस दौरान सब जो पोइट थे या मेनली तो ड्रामेटिस्ट थे। तो कैवलियर पोइट ने किस किस को इशू सब पर काम किया? इन्होंने रिलीजन पे काम किया, फिलॉसफी पर काम किया और आर्ट पर काम किया। और जो इनके
पूर्वज थे उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैवलियर पोइट थे वो अपने आप को बेन का सन बताते थे, बेन जॉनसन का। यानी कि ये लोग जो बेन जॉनसन थे प्ले राइट एलिजाबेथन एज के, उनके फॉलोअर थे। दे कॉल्ड देमसेल्फ सन्स ऑफ बेल। कैवलियर पोइट्स अपने आप को बेन जॉनसन के सन के रूप में पहचान करवाना चाहते थे, यानी ट्राइब ऑफ बेन, बाय सम ऑफ कैवलियर पोइट्स हु एडमायर्ड एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉनसन्स पोइट्री। तो बेन जॉनसन की पोइट्री से ये काफ़ी प्रभावित थे। दूसरे इसी दौरान दूसरे जो ग्रुप ऑफ पोइट है वो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ये भी 17वीं सेंचुरी का है, क्योंकि अभी हमने बात की थी मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन, 3 प्रकार के पोइट्स जो थे एज ऑफ मिल्टन में पाए जाते थे। तो इसमें 3-4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, तो मेटाफिजिकल टर्म जो है वो कॉइन की है विलियम ड्रमंड ऑफ हॉथरंडर इन हिज लेटर टू ऑर्थर जॉनसन इन 1630। तो 1630 को उन्होंने ऑर्थर जॉनसन को जो लेटर लिखा था उसमें मेटाफिजिकल टर्म को कॉइन किया। हालांकि इसका जो यूज किया है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी जो रचना है लाइव्स ऑफ पोइट्स, जिसमें 52 पोइट्स का उन्होंने वर्णन किया है, तो उसमें मेटाफिजिकल पहली बार अप्लाई किया। जॉन डन वॉज द लीडिंग पोइट ऑफ दिस स्कूल। तो इस स्कूल का जो मेन पोइट था वो था जॉन डन, और अदर पोइट थे अब्राहम कॉयले, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेसा, हेनरी वॉगन और जॉन क्लीवलैंड। नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन मेटाफिजिकल पोइट है और कौन आपका कैवलियर पोइट है। डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज द पोइट्री सेइंग दीज पोइट्स आर एडिक्टेड टू विट्टी कंसीट्स एंड फार फेस्ट इमेजरी। तो डॉक्टर जॉनसन इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोग जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन्होंने विट्टी कंसीट्स को अपनाया, और या जिसको कहते हैं फार फेस्ट इमेजरी। तो फार फेस्ट इमेजरी का मतलब होता है असंगत तुलना, यानी कि ऐसा कंपैरिजन जिसमें कोई मेल, यानी कि बेमेल तुलना कहते हैं। तो अभी हम फार फेस्ट जो इमेजरी है, फार फेस्ट कंसीट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री यूजली रेफर्स टू द वर्क ऑफ दीज पोइट्स, बट इट कैन समटाइम्स डिनोट एनी पोइट्री दैट डिस्कसेस मेटाफिजिक्स, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस। यहां बात ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल हर उस पोइट्री को कहा जाएगा जिसमें मेटाफिजिक्स पर चर्चा होती है, यानी कि बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। जब इस परे दुनिया की बात होती है तो हर उस पोइट्री को हम मेटाफिजिकल पोइट्री कहेंगे, जिसमें फिलॉसफी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस की बात हो। अब बात करते हैं जो मेटाफिजिकल कंसीट था या विट्टी कंसीट था, ये क्या है। तो जैसा कि बात हो रही है फार फेस्ट इमेजरी, तो मेटाफिजिकल कंसीट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मेटाफिजिकल कंसीट है अ कंसीट इन मेटाफिजिकल पोइट्री इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट कंपेयर्स समथिंग फिजिकल विद समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी तुलना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से की जाती है, यानी कि बेमेल तुलना होती है फार फेच्ड कंसीट, जिसे बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। फार फेच्ड का मतलब जिसमें दूर दूर तक का कोई संबंध ना हो। तो इट इज ए फार फेच्ड सिमिली आई स्ट्राइकिंग पैरेलल, यानी कि जानबूझकर पैरेलल बनाने की कोशिश की जाती है। यूजुअली क्लेवरली एलेबरेट, सामान्यतः चालाकी पूर्वक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है,
बिटवीन टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स एंड और सिचुएशन। दो गैर बेमेल, दो बेमेल वस्तुओं में और दो बेमेल सिचुएशन में जानबूझकर तुलना की जाती है। तो ऐसी तुलना को हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल कंसीट। यहां पर जॉन डन का एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें वो दो प्रेमिकाओं की तुलना, जो कंपास होता है जिसे हम बोलते हैं प्रकार, तो जो ड्राफ्टमैन का कंपास होता है उसके दोनों फलक से करते हैं, दोनों हैंड होते हैं उससे करते हैं। जॉन डन कंपेयर्स टू लवर्स सोल एज ए ड्राफ्टमैन्स कंपास। तो कंपास तो जानते हैं, ये कंपास होता है, ये कंपास होता है, इसमें एक पॉइंट ही होता है, एक पॉइंट ही होता है। तो इस कंपास के दो साइड से ये इसकी तुलना करते हैं। कैसे? देखिए, तो ये असंगत तुलना हुई। इफ दे बी टू, यदि वे दो होते, दे आर टू, सो वे दो भी हैं। एज स्टिप ट्विन कंपासेस आर टू, उस तरह जिस प्रकार कंपासेस के दो जो ट्विन होते हैं वो आपस में एक होते हैं, और वैसे दो होते हैं। दो तो होते हैं लेकिन आपस में क्या करते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं। दाई सोल द फिक्स्ड फूट, और तुम्हारी सोल जो है एक फिक्स फूट है। मेक्स नो सो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू। बोले एक तो नहीं चलता है, दूसरा चलता है, फिर भी दोनों आपस में मिले रहते हैं। तो यहां पर इस कंपास से वो कंपेयर करते हैं। तो ये जो ये जो कंसीट हुई, ये मेटाफिजिकल कंसीट का एग्जाम्पल है। अगला स्कूल है कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। देखिए, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री 19वीं सेंचुरी का है, ये आपके रोमांटिक पीरियड का है। तो रोमांटिक पीरियड में किसको कहा गया है? ये स्कूल कहा गया है जॉन कीट्स को और उनके फ्रेंड्स पर क्रिटिसाइज है ये। तो क्या है? स्कॉट रिव्यूअर्स अप्लाइड द कंटेम्प्टुअस एपिटेट टू द ग्रुप ऑफ लंदन राइटर्स। इन लंदन के जो राइटर्स थे उनको उन्होंने कॉकनी स्कूल कहा था। तो जिसमें कौन कौन थे? जिसमें थे ली हंट, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट एंड पेबी शेली। तो इनको इन्होंने कॉकनी कहा था। किसमें? स्कॉट रिव्यूअर्स ने, जो आपकी पत्रिका है। द टर्म कॉकनी स्कूल वॉज अपियर्ड इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में इसका यूज हुआ था ब्लैकवुड मैगजीन्स इन 1818। तो ब्लैकवुड मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल में कॉकनी स्कूल का वर्णन किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। और उसमें जो राइटर डिस्क्राइब थे ली हंट, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट और पेबी शेली। अब यहां पर बात होती है कि कॉकनी स्कूल इन्हें क्यों कहा गया? दे वर रिडिक्यूल्ड एंड हार्शली रिमार्क्ड एज कॉकनी राइटर्स। उनको रिडिक्यूल किया गया, हंसी बनाई गई और तीव्र आलोचना की गई कॉकनी राइटर्स को कह करके। तो नेचुरल है कि कॉकनी जो शब्द है एक प्रकार की एब्यूज रही होगी, गाली रही होगी। देखिए, कॉकनी मीन्स क्या है? अ पर्सन फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ लंदन। लंदन का जो पूर्वी सिरा है उसमें के रहने वाले पर्सन को कॉकनी कहा जाता है। और द डायलैक्ट और एक्सेंट यूज्ड इन दिस एरिया, और इस एरिया में जो बोली बोली जाती है तो उस बोली को भी कॉकनी कहा जाता है। तो कॉकनी यहां पर मतलब है लो बर्थ पीपल एंड लोअर स्पीकिंग पीपल। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट आर्ग्यूड। तो जो लेख लिखा था, जो आर्टिकल लिखा था, वो जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने उसमें लिखा था दैट कॉकनी आर द मैन ऑफ लो बर्थ पीपल, यानी कि निम्न जन्म के ये लोग हैं, यानी कि कुलीन लोग नहीं हैं बल्कि लो बर्थ के लोग हैं।
तो समझ गए कि कॉकनी का क्या अर्थ है और कॉकनी स्कूल किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न यही बनता है कि कॉकनी स्कूल में कौन कौन से राइटर्स शामिल थे। फोर्थ जो स्कूल है वो है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। तो यहां से प्रश्न ये आता है कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड किसने शुरू किया। तो ये थे आपके रोसेटी, डीजी रोसेटी। तो यहां पर मेन जो नाम आता है वो रोसेटी का आता है। तो एन आर्टिस्टिक मूवमेंट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए 19वीं शताब्दी के बीच में, कहने का मतलब है विक्टोरियन पीरियड का मूवमेंट था। और किसकी बात हो रही है? 1848 की, यानी कि 1848 में। और विक्टोरियन ये चलती है क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं, तो ये विक्टोरियन एज थी। तो ये विक्टोरियन एज का एक मूवमेंट था। तो प्री राफेलाइट क्या होता है? देखिए, द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाज फॉर्म्ड इन 1848 बाय 3 रॉयल एकेडमी स्टूडेंट्स। कौन कौन थे? एक थे दांते गैब्रियल रोसेटी, यानी कि डीजी रोसेटी, हु वॉज ए गिफ्टेड पोइट एज वेल एज ए पेंटर। तो इनके ये पेंटर भी थे और पोइट भी थे। विलियम हॉर्न हंट और जॉन एबरलेट मिलियास, ऑल अंडर 25 ऑफ ईयर्स से। तो जितने भी ये राइटर्स थे वो 25 ईयर्स के अंडर थे। और दूसरे जो इनके साथ में थे, द टर्म नाउ जनरली रेफर्ड ए कंपनी ऑफ 7 यंग मैन, डीजी रोसेटी and his brother William Rosebery, William Holman Hunt, John Everett Millais, James Collinson, Frederick George Stevens और टॉमस बूमर। तो ये 7 राइटर्स थे। अब बात आती है कि राफेलाइट और प्री राफेलाइट क्या होता है। देखिए, राफेलाइट तो एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। तो दे वर इंस्पायर्ड बाय इटालियन आर्ट ऑफ द 14th and 15th सेंचुरी। तो राफेलाइट तो बाद में पेंटर हुए हैं, उससे पहले पेंटर की बात हो रही है। दे टुक देयर मॉडल्स द अर्ली इटालियन पेंटर्स, दे डिक्लेयर्ड दे वर सिंपल, सिंसियर एंड रिलीजियस बिफोर द हाई रेनेसां एंड पर्टिकुलरली बिफोर द टाइम ऑफ राफेल। 1495 से लेकर 1500 से ये शुरू होता है। तो जो राफेल थे, राफेलाइट, तो उस राफेल से पहले के जो पेंटर रहे थे, पहले के जो राइटर रहे थे, उनको इन्होंने फॉलो किया था। देयर पर्पज वॉज टू एनकरेज सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो इनका एक उद्देश्य था कि आर्ट में और लिटरेचर में सिंप्लिसिटी आए, कोई बनावटीपन ना आए। अगला है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। तो यहां पर जो 2 ही बातें पूछी जाती हैं कि फ्लैशली ऑफ स्कूल पोइट्री किसके लिए कहा गया और इसको किसने कहा। 2 ही बातें पूछी जाती हैं। तो देखिए, in an article entitled Flashley School of Poetry in the Contemporary Review in October 1871, Robert William Buchanan attacked the pre-Raphaelite। तो समझ गए होंगे कि प्री जो थे रॉबर्ट विलियम बुचनैन ने प्री राफेलाइट पर अटैक किया। और किस में किया? कंटेम्परेरी रिव्यू नामक पत्रिका में। और उन्होंने प्री राफेलाइट को फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री का टाइटल दिया। तो आप अभी तो पढ़ा था आपने कि जो प्री राफेलाइट थे डीजी रोसेटी, स्विनबर्न एंड विलियम मॉरिस, तो इनको क्रिटिसाइज किया गया है। ही एक्यूज देम ऑफ इमोरलिटी। तो जो बुचनैन है, उन्होंने
जो प्री राफेलाइट पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनको इमोरलिटी का उन पर आरोप लगाया कि उनकी रचनाओं में, इनकी कलाओं में इमोरलिटी का एग्जाम्पल मिलता है। ही डिसलाइक देयर फ्रेंकनेस अबाउट सेक्स एंड एब्सेंस ऑफ मोरल डिटेक्टिव। जो नैतिक उपदेश थे उसकी कमी के कारण और सेक्स को बढ़ावा देने के कारण इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। ये मूवमेंट बहुत पूछा जाता है। देखिए, इस मूवमेंट को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहा जाता है और दूसरा ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है, और यह एक रिलीजियस मूवमेंट था। तो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। ट्रैक्टेरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ट्रैक्ट्स लिखे गए थे, और तीसरे ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। किसने शुरू किया ये पूछा जाता है, और इनके तीन जो नाम है, ऑक्सफोर्ड, ट्रैक्टेरियन और रिलीजियस, ये तीनों ही नाम से इसको जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और इसको जो धार्मिक पादरी थे उन्होंने शुरू किया था। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द sermon preached by जॉन केबल। ही वाज ए क्लर्जीमैन एंड पोइट। तो एक पादरी भी था और कवि था। तो जॉन केबल का नाम आता है और दूसरा नाम आता है हेनरी न्यूमैन का। दोनों नाम ध्यान रखेंगे। दूसरा बात हो गई, इट साउट अ रिन्यूअल ऑफ कैथोलिक और रोमन कैथोलिक थॉट्स। तो इस मूवमेंट का जो मेन एम था वो था कैथोलिज्म को बढ़ावा देना। तो रोमन कैथोलिक के विचारों को बढ़ावा देने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। एंड प्रैक्टिसेस विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन अपोजिशन टू द प्रोटेस्टेंट टेंडेंसीज ऑफ द चर्च। तो देखिए, उस समय प्रोटेस्टेंट का बढ़ावा था, क्योंकि ये पूरी कई शताब्दियों तक प्रोटेस्टेंट का दबदबा रहा था। तो उस कैथोलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसकी रीति रिवाजों को, उसकी प्रैक्टिसेस को चर्च, इंग्लैंड के चर्च में लगाने के लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो इसका तो अर्थ सीधा है कि एक धार्मिक मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट बिकॉज द आइडियाज इज एडवोकेटेड वर ब्राउट फॉरवर्ड इन ए सीरीज ऑफ पेपर्स कॉल्ड ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम। तो ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम नाम से पंपलेट छपे थे, पेपर छपे थे। तो इस कारण इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा गया। और कितने ट्रैक्ट थे? ये 19 ट्रैक्ट्स थे, जो कि 1833 से 1833 से लेकर के 1841 तक लगातार पब्लिश होते रहे। तो क्या था? द आइडियाज ऑफ द मूवमेंट वर पब्लिश्ड इन 90 ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स 1833 एंड 1841। अब आप आते हैं, इसमें जो मेन नेम्स आते हैं, प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द मूवमेंट बिसाइड्स केवल हेनरी न्यूमैन थे, जो कि क्लर्जीमैन थे। एडवर्ड पॉसे क्लर्जीमैन एंड प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड थे, और R.H. फ्राउड ये भी क्लर्जीमैन थे। अब अगले बात आ रही है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो देखिए, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो नेचुरल है कि इस स्कूल ऑफ पोइट्री में वो कवि रहे होंगे जिन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर पोइट्री लिखी थी। ग्रेवयार्ड स्कूल वॉज ए मूवमेंट पायनियर्ड बाय एडवर्ड यंग एंड रॉबर्ट ब्लेयर। तो यहाँ दो नाम पूछे जाते हैं कि किसने इसको शुरुआत दी, इसके पथ प्रदर्शक, इसके पायोनियर कौन थे। तो कौन थे? एडवर्ड यंग एंड रॉबर्ट ब्लेयर। दूसरी बात, दिस स्कूल वॉज द फॉर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ये रोमांटिसिज्म के पहले का मूवमेंट था, जिसमें टॉमस ग्रे का समय रहा है, जिसको हम बोलते हैं
प्री रोमांटिक पीरियड। तो ये प्री रोमांटिक पीरियड के पोइट थे। द ग्रेवयार्ड स्कूल वॉज ए जेनर ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, यानी कि 18वीं शताब्दी की ब्रिटिश पोइट्री रही है। तो नेचुरल है कि 1748 या 50 के बाद की बातें हैं, ये बात के रहे हैं। इट फोकस्ड ऑन डेथ एंड ब्रीवमेंट, इन्होंने डेथ और ब्रीवमेंट पे इन्होंने फोकस किया, मृत्यु पर, कब्र पर, और ब्रीवमेंट का मतलब हो जाए जब कोई चीज छिन जाती है। रॉबर्ट ब्लेयर पब्लिश्ड हिज पोइम द ग्रेव इन 1743। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड और टॉमस बार्टन की प्लेजर्स ऑफ मेलंकली, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला स्कूल आता है सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। तो देखिए सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, इसको रॉबर्ट सदी ने इस स्कूल को यूज किया, और किसके लिए यूज किया, चलिए पढ़ते हैं। रॉबर्ट सदी अप्लाइड दिस टर्म इन द प्रीफेस ऑफ हिज विजन ऑफ जजमेंट। रॉबर्ट सदी की रचना है विजन ऑफ जजमेंट, जो कि 1822 में पब्लिश हुई। तो इसके प्रीफेस में इन्होंने सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया, और किसके लिए किया, पढ़ते हैं। द सैटेनिक स्कूल इज डिजाइनेशन ऑफ लॉर्ड बैरन, पीबी शैली एंड देयर इमिटेटर, यानी कि लॉर्ड बैरन को, पीबी शैली को और उनके जो इमिटेटर्स थे उनको इन्होंने संकेत किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये इमोरल राइटर्स थे। द टर्म अप्लाई टू इमोरल राइटर्स हु हैव रिवेल्ड अगेंस्ट द होलिएस्ट ऑर्डिनेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि आप जानते हैं रॉबर्ट वायरन की और पीबी शैली की जो पोइट्री थी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी, और ये एक प्रकार के रिबल टाइप के लोग थे और एस्थेटिक लोग थे, यानी कि नास्तिक लोग थे। तो जो एस्टेब्लिश्ड मोरालिटी थी सोसाइटी में, तो ये इसको विध्वंसकारी थे। तो यही कारण यह है कि इन्होंने इनको सैटेनिक, यानी कि शैतान वाला स्कूल, शैतानों का स्कूल कहकर इनको पुकारा। वायरन्स पोइट्री वॉज मच क्रिटिसाइज इन द मोरल ग्राउंड, यानी कि नैतिक ग्राउंड पर तो उन्होंने बैरन की पोइट्री को क्रिटिसाइज किया, और पीबी शैली वॉज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिबेलियन स्पिरिट, क्योंकि ये विद्रोही स्वभाव के थे और एस्थेटिक जो एथिस्ट थे ये, यानी कि नास्तिक थे। तो ये थे आपके कुछ स्कूल ऑफ पोइट्री। उम्मीद कर रहे हैं इनसे प्रश्न आएगा और आपको याद होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।